नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम समान हिंदी का मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट के माध्यम से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं समान हिंदी के, उनको हम डेली बेसिस पर डिस्कस किया करेंगे। यह आपका जो मॉक टेस्ट है समान हिंदी का आपकी जो एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपीएसआई की आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए समान हिंदी का मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है इसमें भी आपके लिए जो समान हिंदी का मॉक टेस्ट है सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इस मॉक टेस्ट को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। अगर आपकी परीक्षा एसएससी जीडी की है या लेखपाल की है या यूपीएसआई की है तो आप हमें सिंपली कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह जो मॉक टेस्ट है समान हिंदी का कैसा लगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के और कौन कौन से वीडियो हम बनाएं आप हमें यह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका एग्जाम एसएससी जीडी का है तो एसएससी जीडी के लिए आपकी क्या डिमांड है, किस प्रकार के वीडियो और बनाए जाएं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे, उनको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द आपका हो जाएगा विदुषी, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द आपका हो जाएगा विदुषी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो अनिल जो है यह वायु का अनल यहाँ पे वायु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों आपके अनिल हो गया, मारुत हो गया और वात हो गया, ये सभी आपके वायु के पर्यायवाची हैं। लेकिन आपका जो अनल है यह वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हवा, पवन, समीर, वात, मारुत, अनिल ये सभी आपके वायु के पर्यायवाची हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो हर्ष का विलोम शब्द आपका हो जाएगा विषाद, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। हर्ष का विलोम शब्द आपका हो जाएगा विषाद। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हथेली पर सरसों उगाना, इस मुहावरे का मीनिंग क्या हो जाएगा। तो हथेली पर सरसों उगाना इसका मीनिंग हो जाएगा आपका असंभव कार्य करना, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का मीनिंग होता है असंभव कार्य करना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सामिस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सामिस का विलोम शब्द होता है आपका निरामिस, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, व्यय का विलोम शब्द क्या होगा। तो व्यय का विलोम शब्द आपका हो जाएगा आय, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। व्यय का विलोम शब्द आपका हो जाएगा आय, तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मछली का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है। तो इसमें से मछली का पर्यायवाची शब्द आपको मिलेगा मीन, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। इसके अलावा मत्स्य, जल जीवन, सफरी, मकर ये सभी इंपॉर्टेंट मछली के पर्यायवाची हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो टोटल वर्णमाला की संख्या हिंदी में कितनी होती है, तो टोटल आपके 52 वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों में से आपके 11 जो होते हैं आपके स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, और आपके जो बाकी बचते हैं 41 ये आपके व्यंजन होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, और एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका मतलब होता है सब लगभग एक समान होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सब लगभग एक समान होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात का संकोच करना, इसका एकदम सटीक मीनिंग होगा ऑप्शन डी, यानी कि बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात का संकोच करना, सिंपल इसका मीनिंग होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सोना का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो जात रूप है ऑप्शन डी यह बिल्कुल सही है। सोना का पर्यायवाची इसमें से जात रूप है। इसके अलावा सुवर्ण, धन, संपत्ति, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनी, महारजत, हाटक, हिरण्य, जात रूप ये सभी इंपॉर्टेंट सोना के पर्यायवाची हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बताया था, मैंने आपको टोटल व्यंजनों की संख्या है हिंदी वर्णमाला में 41 है, जिसमें से आपके जो व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के होते हैं।
ये 4 प्रकार के व्यंजन कौन कौन से हैं? तो पहला आपका होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है? 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद उष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं, उष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। इसके बाद आता है आपका आगत। आगत व्यंजन भी आपका 2 होता है और इसके बाद आपका संयुक्त व्यंजन जो होता है वो 4 होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसमें आपसे उष्म व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है। तो उष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो टोटल 4 आपके उष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? तो तीनों प्रकार के स, यानी कि आपका स और एक आपका ह, ये 4 आपके उष्म व्यंजन होते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 4। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो धूसर का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से बेसर, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। इसके अलावा गधा, खर, गलधब, रासव और चक्रीवान, वैशाख नंदन, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके धूसर के पर्यायवाची हैं। तो इनको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारे आपको बताएं इसमें से कौन सा वर्तनी के हिसाब से शुद्ध लिखा गया है? तो इसमें से आपका जो ऑप्शन ए है शारीरिक, यह बिल्कुल सही लिखा गया। शारीरिक इस प्रकार से लिखा जाता है आपका शारीरिक। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल सही दिया गया, आपसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यानी कि विलोम शब्द सकार का क्या होगा? सकार का विलोम शब्द आपका हो जाता है निराकार, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, निराकार। यहाँ पे आपको 4 लोकोक्तियाँ दी गई हैं और उनका अर्थ दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अर्थ गलत दिया गया है। तो आइए पहले को देख लेते हैं। आगे हाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब होता है बंधनहीन होना, बिल्कुल सही दिया गया है। 3 13 होना, इसका मतलब यहाँ पे संगठित होना दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया। 3 13 का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग होना, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद 1 टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, यह भी अर्थ बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका बी था वह गलत दिया गया था। 3 13 होना का मतलब यहाँ पे संगठित होना नहीं होगा, यहाँ पे होगा अलग अलग होना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लज्जा किसकी कृति है? आपको बताना है, यानी कि किसकी रचना है लज्जा? तो तस्लीमा नसरीन की इंपॉर्टेंट कृति है लज्जा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो विराम चिन्ह है उनकी संख्या टोटल 20 है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 20 विराम चिन्हों की संख्या है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा? तो पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका इस्तेमाल में लाया जाएगा स्वेदिज, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, स्वेदिज। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, स्वावलंबी होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कौन सा इसमें से अयादी संधि आपको बताना है? तो मैं आपको बता देता हूँ अयादी संधि को पहचानने की ट्रिक, जिसके माध्यम से आप सिंपल तरीके से अयादी संधि को पहचान सकते हैं। अयादी संधि को पहचानने का 2 तरीका है। पहला तरीका है, इसमें कोई भी मात्रा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला यह ट्रिक है, कोई भी मात्रा इसमें देखने को नहीं मिलती है। और दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक इसमें है अधिकतर 3 शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। अधिकतर जो है अयादी संधि में जो है 3 शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे आपका हो जाएगा नयन, चयन, शयन, पवन, नायक, गायक, पावन। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी शब्द जो मैंने आपको बताया इसमें अधिकतर 3 शब्द हैं और इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो इस माध्यम से आप अयादी संधि को पहचान सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पावक है यह अयादी संधि का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? तो इस अर्थ के लिए जो सही मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्थूल का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द हो जाएगा? तो स्थूल का विलोम शब्द होता है आपका सूक्ष्म, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, स्थूल का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सूक्ष्म। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो श्याम नारायण पांडे, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं वर्ण, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, वर्ण यानी कि अक्षर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की जो इच्छा होती है वो बलवती होती है। तो इसमें से जो रेखांकित शब्द है जीवन जीने की इच्छा, इसका मतलब क्या, मतलब इसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा आपको बताना है। तो जीवन जीने की इच्छा के लिए जो एक शब्द है वह इस्तेमाल में लाया जाएगा आपका जिजीविषा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जिजीविषा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। इसमें से देव शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो देव शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, देवगण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, देवगण। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दूध का धुला होना, मुहावरे का मीनिंग क्या हो जाएगा। तो इसका मीनिंग आपका हो जाएगा निर्दोष होना, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, निर्दोष होना। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो मृत्यु यानी कि ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, मृत्यु जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा तीनों जो आपके हैं वो पुल्लिंग हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो टोटल 4 प्रकार के आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, तो आपका य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया, ये 4 प्रकार के आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो आपका य जो हो जाएगा वह अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। खर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो खर का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा क्या, गधा, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, गधा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो अभूतपूर्व, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, अभूतपूर्व इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो सब कुछ जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो सर्वज्ञ हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम सर्वज्ञ शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। तो महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं, आप ध्यान दीजिएगा, महाप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा, महाप्राण के अंतर्गत क्या आता है, तो प्रत्येक वर्ग का जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होता है वे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वह महाप्राण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को जो है अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, अंग्रेजी भाषा से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का मीनिंग क्या हो जाएगा। तो गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का मीनिंग आपका हो जाएगा संक्षेप में गहरी बात कहना, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, संक्षेप में गहरी बात कहना। इसका मतलब होता है गागर में सागर भरना। था मतलब गागर में सागर भरना मुहावरे का मतलब हो जाता है संक्षेप में गहरी बात कहना। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई जो स्वतंत्र सार्थक ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो एक या अधिक वर्णों से बनी हुई जो स्वतंत्र सार्थक ध्वनि होती है उसको हम कहते हैं शब्द, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। परिभाषा भी आपको याद रखनी पड़ेगी, परिभाषा भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इसमें से 4 आपको वर्तनी दी गई है, इसमें से आपको बताएं कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो ज्योत्सना आपका जो ऑप्शन बी वाला है यह बिल्कुल सही है, ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा था, ऑप्शन बी में जिस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से आपका ज्योत्सना लिखा जाता है सही तरीके से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। दही जम गया, इसमें से दही जो शब्द है यह कौन, मतलब वाक्य में जो दही है वह कौन सा लिंग है। तो दही आपका पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, दही जो है आपका पुल्लिंग है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अनादर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आदर, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आदर। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अनादर का आपका हो जाएगा आदर। और सम्मान किसका विलोम शब्द है, तो सम्मान का हो जाएगा अपमान। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अभिज्ञ का आपका जो विलोम शब्द है यह हो जाएगा आपका अनभिज्ञ, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अनभिज्ञ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं, आपको याद रखना है कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है, समास के कुल कितने प्रकार होते हैं।
तो समास के टोटल 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो ये टोटल 6 प्रकार होते हैं आपके समास के। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो व्यर्थ की बात करता हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है आपको। तो वाचाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यर्थ की बात करता हो उसको हम कहते हैं वाचाल, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है आपको। तो जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाएगा, प्रियदर्शी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इसमें से एक तरफ विलोम शब्द आपको दिया गया है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा गलत है। तो दक्षिण का वाम बिल्कुल सही है, उद्यमी का निरुद्यम बिल्कुल सही है, वृद्धि का बढ़ना यह गलत दिया गया है। इसके बाद बर्बर का शब्द आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका गलत दिया गया है। और काम शुरू होते ही बाधा का आना, इस अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो काम शुरू होते ही बाधा का आना, इस अर्थ के लिए जो सही मुहावरा है वह हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इसका मतलब होता है काम शुरू होते ही बाधा का आना, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह हमारा पहला मॉक टेस्ट था आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए, यूपीएसआई की परीक्षा के लिए और लेखपाल की परीक्षा के लिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह जो मॉक टेस्ट है कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।